now let us see the law of mass action and equilibrium constant. Law of mass action क्या कहता है कि the rate at which any substance, suppose हमारे पास कोई रिएक्शन है AA plus BB is in chemical equilibrium with the CC plus DD. The rate at which a substance A react is directly proportional to the directly proportional to the its concentration. Means क्या होता है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि A किस रेट से रिएक्ट कर रहा है तो वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे RA हमने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास या फिर इट्स कंसंट्रेशन. इसका कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है इसके प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. सो सिमिलरली ये यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है तो यहाँ पे ये A आता है. सिमिलरली रेट ऑफ ए रिएक्शन, जैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिएक्टेंट्स एक्टिव मासेस. इसे हम एक्टिव मास कहते हैं A और B का. ठीक है. मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B. A and B are the stoichiometric coefficient. So this is how we define a rate of a reaction. ठीक है. Law of mass action यही कहता है कि rate of any substance at which it react is directly proportional to its active mass and a rate of a reaction is proportional to the product of the reactants. ठीक है. reactant और product. अब इसको हम क्या लिखते हैं, RF इक्वल टू एक KF, एक कांस्टेंट आ जाता है. ये KF वही है जो हम उस समय देख रहे थे, ये अभी हम बताते हैं. ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू KF इंटू दिस एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B. इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, KB इंटू C टू पावर C एंड D टू पावर D. ओके. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन. अगर सपोज आपको किसी भी क्वेश्चन में एक बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है और फॉरवर्ड रेट रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट होगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट. ठीक है. फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो यू कैन फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन. नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने अभी देखा एट इक्विलिब्रियम RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है. सो हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट KF अपॉन KB. KF अपॉन KB क्या आएगा, C टू पावर C D टू पावर D अपॉन A टू पावर A एंड B टू पावर B. ठीक है. KF अपॉन KB इज इक्वल टू दिस. इसको हम लिखते हैं KC. इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. मतलब कि हमारा कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं KC इज इक्वल टू व्हाट, C टू पावर C D टू पावर D अपॉन A टू पावर A एंड B टू पावर B. दिस C स्टैंड फॉर द कंसनट्रेशन टर्म्स. मतलब हम यहाँ पे कंसनट्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो वी यूज़ ए KC. ठीक है. C यूज़ करते हैं लोअर सबस्क्रिप्ट. नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हाउ वी डिफाइन इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1. मतलब रिएक्शन का वो रेट जब सबका कंसंट्रेशन यूनिटी हो तो हम उससे KC डिफाइन करते हैं. नाउ अब हमने कहा था स्टार्टिंग में कि एक टर्म डिफाइन करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ताकि रिएक्शन कंपोजिशन जो है वो सेम होता है. तो KC की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट होती है. दो कांस्टेंट KF बाई KB है तो एक कांस्टेंट होता है. अब हमारे पास कोई रिएक्शन है, सपोज़ हमने जब कहा था इसका A अमाउंट है, सपोज़ यहाँ पे A अमाउंट नहीं X अमाउंट है, इसका Y अमाउंट, तो एक इक्विलिब्रियम रीच कर गया तो KC की वैल्यू आपने निकाल ली सपोज़. ठीक है ना. अगर हमने यहाँ 2x लिया होता और यहाँ पे 2y लिया होता
तो क्या होता, के सी की वैल्यू अगेन सेम होती क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर इक्विलिब्रियम फाइंड हुआ है, जब अटेंड हुआ है तो के सी की वैल्यू सेम होगी। कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, 2x माइनस समथिंग होगा। कंसंट्रेशन ऑफ बी भी इंक्रीज़ कर गया है, तो इसका मतलब इन टोटल रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, तो सी और डी का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमारे पास सपोज ये के सी इक्वल टू एक्स था पहले और ये वाई था और ये ऊपर कुछ टर्म थे। ठीक है ना, अगर हम यहाँ सपोज़ ये भी एक्स वाई होते हैं, इक्विलिब्रियम में एक्स वाई होते हैं सपोज़, तो क्या होता है के सी इक्वल टू 1 होता। अब अगर हमने इसको 2x कर दिया और इसको 2y कर दिया तो ये हमारा फिर भी 1 होना चाहिए। तो ये दोनों हमारा इंक्रीज़ करेगा तभी ये 1 होगा, क्योंकि नीचे वाला इंक्रीज़ करेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ किया हुआ है, तो ये भी इंक्रीज़ करेगा तभी ये टर्म 1 होगा। सो दिस कंपोजिशन मिक्सचर इज सेम एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब के सी जो है एक गिवन टेम्परेचर पे हमेशा सेम होगा। मतलब कोई भी कंपोजिशन होगा लेकिन के सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। तो दिस इज़ हाउ द लॉ ऑफ मास एक्शन इज़ डिफाइंड। ओके, नाउ इस तरह से जब हमने के सी डिफाइन किया वेयर सी इज़ द कंसनट्रेशन टर्म, इसी तरह सपोज हमारा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें जो होमोजीनियस मिक्सचर होता गैसेस का, गैस होता, तो वी डिफाइन एक टर्म के पी इज इक्वल टू व्हाट, के पी इज इक्वल टू partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A capital A and partial pressure of B to the power B। ये हमारा पार्शियल प्रेशर के टर्म में आएगा। ठीक है, गैस हैं तो इनका एक पार्शियल प्रेशर होगा, मिक्सचर में एक कंटेनर में जहाँ आप रिएक्शन ले रहे हो तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा, तो उनका रेशियो जो है वो के पी डिफाइन करता है। ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बट इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब के पी और के सी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। वाई, बिकॉज ये पार्शियल प्रेशर का टर्म था, वो कंसंट्रेशन का टर्म था। ठीक है, जब आप के पी और के सी को रिलेट करोगे तो के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू पावर डेल्टा एन आएगा। आर टी कैसे आएगा कि हम सपोज़ पी को जो है कन्वर्ट करते हैं, हाउ, पी वी इक्वल टू एन आर टी से, पी वी इक्वल टू एन आर टी से हमने चेंज किया व्हाट, पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन टर्म में, सी को नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम हम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आर टी इंटू कंसंट्रेशन एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स बाई वी, कंसंट्रेशन आ गया, तो पार्शियल प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं हम। तो व्हाट वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ, इसको कन्वर्ट करिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ सी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, टू पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू पावर डी, आर टी टू पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से सी यहाँ से डी, सी प्लस डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, आर टी टू पावर व्हाट, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एन कितना हो गया, ये तो हमारा टर्म हो गया के सी। ठीक है, ये के सी हो गया। नाउ आर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, बट ये क्या है, ये टर्म्स हमारे वही हैं, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैसेस स्टैचोमेट्री है, मतलब ये गैस है तभी, अगर सपोज़ यहाँ पे हमारा सॉलिड होता तो हमारा सी टर्म्स नहीं आता, क्योंकि ये हमारा पी वी इक्वल टू एन आर टी गैस के लिए वैलिड है, सॉलिड के लिए नहीं। तो डी माइनस ए प्लस बी होता। डेल्टा एन को आप लिख सकते हैं व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट। ओके, so this is how we defined Kp and the relation between Kp and Kc। ठीक है, now कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है, कभी कभी रिएक्टेंट में आप देखेंगे हमारे पास प्योर सॉलिड होगा और प्योर लिक्विड होगा। तो उस केस में अगर हमारा सपोज़ ये सॉलिड है, सी
DDAA एंड BB। तो ये हमारा प्योर सॉलिड है। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, ठीक है। प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स के कंसंट्रेशन जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला टर्म हम उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक दूसरा कांस्टेंट आ जाता है, Kc डैश यू कैन से, ठीक है। वो डिफाइन हो जाता है ऐसे। तो ये जो टर्म होता है उसको हम Kc ही कहते हैं, मतलब हम इसमें सॉलिड वाला टर्म इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो हम वो टर्म नहीं लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट में कोई सॉलिड और गैस होता, सपोज़ ये हमारा प्योर लिक्विड होता, तो ये टर्म हम फिर नहीं लिखते। तो Kc इज़ डिफाइंड एज C/A, ठीक है। सिमिलरली Kp भी, Kp क्या, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो नाउ वी व्हाट वी हैव सीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc in the terms of concentration, equilibrium constant Kp in terms of partial pressure, and the relation between Kp and Kc, and if somewhere pure solid and pure liquid occur in the reaction, then concentration term of that pure solid and pure liquid is assumed to be constant, and Kc is assumed to be without that product or reactant, okay.